ठीक है, फिर अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नर्स इज़ असेसिंग अ पेशेंट 24 आवर्स आफ्टर थायरॉइडेक्टमी, व्हिच फाइंडिंग रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन टू प्रिवेंट अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। ये 4 ऑप्शंस हैं, आपकी फाइंडिंग्स हैं ये। तो इनमें से कौन-सी फाइंडिंग आपके हिसाब से लाइफ थ्रेटनिंग है? तो थायरॉइडेक्टमी सर्जरी है। इट इज़ सिंपल रिमूवल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। तो थायरॉइड ग्लैंड अगर रिमूव कर रहे हैं, गॉइटर वगैरह के केसेज़ में होता है, तो उससे होने वाली सबसे जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? अब ये समझने के लिए आपको लोकेशन समझना पड़ेगा कि थायरॉइड ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है। तो दिस इज़ ट्रैकिया एंड दिस इज़ लैरिंक्स। तो इसके नीचे जस्ट एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड एज़ थायरॉइड ग्लैंड। अब ये थायरॉइड ग्लैंड तो है, इसके साथ में 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है? तो थायरॉइडेक्टमी में थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव किया जाता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड को नहीं। ठीक है, देखिए अब एक तो ये थायरॉइडेक्टमी जो सर्जरी है, थायरॉइडेक्टमी जो सर्जरी है ये अंडर जीए होती है, जनरल एनेस्थीसिया में। सो ये पेशेंट इंट्यूबेटेड रहता है, पेशेंट इज़ इंट्यूबेटेड। सो अगर इंट्यूबेटेड पेशेंट है, तो सीरियस और जो थायरॉइड ग्लैंड का जो लोकेशन है, ट्रेकिया में है, तो सबसे ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन तो क्या होना चाहिए? इज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ होर्सनेस एंड वीक वॉइस क्वालिटी। सेकंड ऑप्शन इज़ सीरम कैल्शियम लेवल ऑफ 8.5 एमजी पर डीएल। अच्छा, कैल्शियम का जो नॉर्मल वैल्यूज़ होता है वो 8.5 टू 10 एमजी पर डीएल होता है, ठीक है? तो ये फाइंडिंग क्या है, लोअर एंड पे तो है, लेकिन दिस इज़ नॉट वी कैन नॉट कॉल दिस हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है? तो यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया जो फाइंडिंग है अ, आपकी दैट इज़ आल्सो नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। एंड होर्सनेस एंड वीक वॉइस क्वालिटी, क्योंकि पेशेंट इंट्यूबेट हुआ है ना? तो उसके 24 आवर्स की ही बात कर रहे हैं हम, तो 24 आवर्स तक दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिम्पटम इन इंट्यूबेटेड पेशेंट की उनका जो होर्सनेस हो, वॉइस हो और वॉइस क्वालिटी वीक है, दिस इज़ अ कॉमन सिम्पटम। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ नेक स्वेलिंग विद माइल्ड सर्जिकल साइड पेन। एक तो माइल्ड पेन दिया है, ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है? एंड नेक स्वेलिंग, स्वेलिंग वही जैसे मैंने बताया, क्योंकि पेशेंट इंट्यूबेट रहता है और ट्रैकिया में ही सर्जरी हुई है, जितना भी इंटरवेंशन हुआ है सर्जिकल, दैट इज़ अ, इनसाइड और इन द नेक रीजन, तो इतना तो स्वेलिंग रहेगा। तो दिस इज़ आल्सो अ कॉमन और नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो अब फोर्थ ऑप्शन हमारा बचता है, व्हाट इज़ सॉरी पॉजिटिव शोस्टैक एंड प्रुसोस साइन। मतलब अगर पॉजिटिव शोस्टैक एंड प्रुसोस साइन है, तो इट इज़ लाइक हाइपोकैल्सीमिया। अब जो ये कैल्शियम है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि ये हार्ट की रिपोलराइज़ेशन, डीपोलराइज़ेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है? और इसके बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। अगर हाइपोकैल्सीमिया पेशेंट को होता है, तो क्या हमारी बॉडी में क्या-क्या चेंजेज़ होते हैं, मतलब ये कैल्शियम लेवल को वापस नॉर्मल कैसे लिया लाया जाता है? तो ये जो आप छोटे-छोटे यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, दीज़ आर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है? तो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स रहते हैं, ये सिक्रीट करते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन। अब ये पैराथायरॉइड हार्मोन कहाँ पर एक्शन, इनका एक्शन क्या रहता है? सबसे पहले तो ये बोन में एक्शन करते हैं इनमें। ये बोन में क्या करते हैं? बोन में से कैल्शियम का रिलीज़ को एक्टिवेट करते हैं। कैल्शियम रिलीज़ इनटू ब्लड एक्टिवेट्स या प्रमोट्स कैल्शियम रिलीज़ इनटू ब्लड। तो यहाँ से भी थोड़ा हाइपोकैल्सीमिया है पेशेंट को, तो आधा कैल्शियम जो है बोन से आता है। सेकंड इज़ इन इट अफेक्ट्स किडनीज़। तो किडनीज़ में यूरिन के थ्रू जितना जो कैल्शियम है वो लॉस हो रहा है, उसको वापस रिवर्स करता है, मीन्स इट प्रमोट्स कैल्शियम रिसॉर्प्शन इन किडनीज़, ताकि कैल्शियम यूरिन से लॉस ना हो। अगर यूरिन से लॉस नहीं होगा, तो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है इंक्रीज़ होगा। एंड थर्ड इज़ इट एक्ट्स ऑन इंटेस्टाइन्स एंड ये प्रमोट करता है इंक्रीज़ कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। जो भी आपकी डाइट से कैल्शियम आया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करे। तो इन 3 ये पैराथायरॉइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड हार्मोन ऐसे हमारे कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है? तो अब
ये पैराथायरॉयड ग्लैंड मैंने यहाँ पर क्यों मेंशन किया है, क्योंकि अगर थायरॉयडेक्टमी सर्जरी में अगर किसी भी रीज़न के कारण अगर एक्सीडेंटल डैमेज भी हो गया ये पैराथायरॉयड ग्लैंड को, या इवन इनका ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड के टिश्यू में लॉस हो पैराथायरॉयड ग्लैंड के टिश्यू में लॉस होता है। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड के टिश्यू में लॉस होगा, तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन है, इसका सिक्रीशन लो हो जाएगा। अब इसका सिक्रीशन लो होगा तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का जो अमाउंट है, या कैल्शियम जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, एंड दिस इज़ अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है? सो बट सेकंड ऑप्शन में जो कैल्शियम लेवल है वो लाइफ थ्रेटनिंग लेवल पे नहीं है। अब जो हमारा ऑप्शन डी है, दिस इज़ एन फाइंडिंग, दीज़ 2 आर फाइंडिंग। ये वो शोस्टक साइन में क्या होता है, अगर आप पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया में है और आप उसकी फेशियल नर्व को टच करेंगे या पैल्पेट करेंगे, तो यू कैन सी नर्व ट्विचिंग और आईलिड ट्विचिंग या फेस ट्विचिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड ट्रूसोस साइन में क्या होता है, अगर आप ट्रूसोस साइन में ये फॉर एग्जांपल हैंड है, तो अगर बीपी कफ आप अप्लाई करेंगे हैंड में बीपी रिकॉर्ड करने के लिए, और एक्सट्रीमिटीज़ का अगर अ, ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए भी कट होता है, तो हाइपोकैल्सीमिया में अगर कोई पेशेंट होता है, तो ये जो आर्म्स है इसका फ्लेक्शन होता है अंदर की तरफ, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रूसोस साइन। और ये दोनों साइन पॉजिटिव ट्रूसोस साइन अगर फेशियल ट्विचिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ, और सॉरी फ्लेक्शन ऑफ arms is present during BP monitoring, so these are indicators of hypocalcemia. So hypocalcemia is a very serious life-threatening complication. So in this question, our option D, positive Shostak and Trousseau sign that indicates hypocalcemia. This finding requires immediate medical intervention. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। A patient with T4 spinal cord injury is experiencing severe hypertension. BP दिया है 210 by 120 mmHg, pounding headache and profuse sweating above the injury level. Profuse sweating is above the injury level. What is the nurse's first priority action? ठीक है, पेशेंट का मेन यहाँ पर जो केस है दैट इज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एंड लेवल दिया है इसका T4। तो T4 मीन्स क्या है, थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड। तो हम सबको जैसे पता है हमारे पास 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, और सब्सिक्वेंटली हर एक स्पाइनल कॉर्ड से एक पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलती है, तो वी हैव 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अभी हम देख लेते हैं ये कौन-कौन सी हैं। 31 में से तो 8 जो होती है वो सर्वाइकल होती है, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, और सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, ये 8 होती है, 1 टू 8, C1 टू C8। देन अगेन नेक्स्ट थोरैसिक और ये होती है 12, 1 टू 12। इनके नोमेनक्लेचर T1, T2, T3, T4 है, और यहीं पर हमारी इंजरी का सोर्स है। थर्ड इज़ लंबार, लंबार स्पाइनल कॉर्ड होती है 5, 1 टू 5। देन सैक्रल, ये भी 5 होती है। देन कॉक्सिजियल स्पाइनल कॉर्ड, ये 1 होती है। ठीक है, अब हम इनका सप्लाई देख लेते हैं कहाँ-कहाँ होता है। सर्वाइकल जो सबसे टॉप पे होती है इसका होता है हेड, नेक, थोरैसिक, ऑर्गन्स। में इनका जो इनमें से स्पाइनल नर्व्स होती है, यहाँ-यहाँ सप्लाई करती है। थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स का सप्लाई कहाँ-कहाँ पर होता है? इंटरकोस्टल स्पेस, देन चेस्ट वॉल, एब्डोमिनल वॉल, और साथ में हार्ट, लंग्स, जीआई, किडनीज़, यहाँ पर इसका सप्लाई होता है। लंबार स्पाइनल नर्व्स का सप्लाई कहाँ पर होता है? लोअर एब्डोमेन, थाइज़, लेग्स, पेल्विस, और ऑर्गन्स में से ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इसका सप्लाई रहता है। देन सैक्रल का सप्लाई बटक्स, थाइज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़,
कोलन, रेक्टम, ब्लैडर। यहाँ पर सैक्रल जो स्पाइनल नर्व्स रहती है, इनका सप्लाई रहता है और कॉक्सिजियल जो नर्व्स रहती है, इसका सप्लाई सिर्फ़ स्किन अराउंड कॉक्सिक्स, यहाँ पर सप्लाई होता है। ठीक, तो जैसा हमारा केस है, पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और उसको सिम्पटम्स क्या-क्या हैं? अ, हाइपरटेंशन है, पाउंडिंग हेडेक है और प्रोफिस स्वेटिंग अबव द इंजरी लेवल। अगर आपने स्पाइनल यूनिट या स्पाइनल पेशेंट्स का केयर किया होगा, तो आपको ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी में ऐसे ये सिम्पटम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्या-क्या? हाइपरटेंशन, हेडेक एंड प्रोफिस स्वेटिंग अबव द इंजरी लेवल। तो हम एक बार पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले जो पेशेंट रहते हैं, इनके में मेन पैथोफिजियोलॉजी होता क्या है? जो इनको इतने ये जो पेशेंट को इतने सारे सिम्पटम्स आ रहे हैं, ये हो कैसे रहे हैं? अगर हमारी बॉडी में कोई भी एक नॉक्सियस और इरिटेटिंग स्टिमुलस प्रेज़ेंट है, इज़ प्रेज़ेंट बिलो द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जो हमारे केस में क्या है T4। अगर उसके नीचे जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, उनमें कोई भी उनमें से किसी से भी एक ऑब्नॉक्शियस और इरिटेटिंग स्टिमुलस आ रहा है सिम्पैथेटिक सॉरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, जो कि अगर आपने स्पाइनल वाली यूनिट्स में काम किया होगा, 85% केसेज़ में क्या होता है डिस्टेंडेड ब्लैडर और ब्लॉक्ड फॉलिस और ऑब्स्ट्रक्टेड फॉलिस। तो जो नॉक्सियस और इरिटेटिंग स्टिमुलस सच एज़ डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर और ऑब्स्ट्रक्टेड फॉलिस, तो ये सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजना पड़ता है ब्रेन को, लेकिन यहाँ पर इंजरी के कारण बिकॉज़ ऑफ इंजरी कम्युनिकेशन विद ब्रेन इज़ सेवर्ड। सेवर्ड मीन्स टूट गया है, इंजरी के कारण ब्रेन तक कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है। लेकिन जो भी ये इरिटेटिंग स्टिमुलस है, इसके रिस्पॉन्स में स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, उसको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना होता है। So because of this injury in spinal cord, the communication with brain is severed. So हमारा जो sympathetic nervous system है, it overreacts क्योंकि ये अगर आप स्टिमुलस को हटाएँगे नहीं, अगर हमने मतलब पेशेंट पे ध्यान नहीं दिया और हमारा जो फॉलीज़ है बहुत देर तक ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है और ब्लैडर डिस्टेंडेड हो रखा है, यानी कि स्टिमुलस अगर प्रेज़ेंट है, तो एसएनएस क्या होता है ओवर रिएक्ट करने लग जाता है और इस ओवर रिएक्शन में इट कॉजेज़ मैसिव वैसोकंस्ट्रिक्शन। इस मैसिव वैसोकंस्ट्रिक्शन का रिज़ल्ट क्या होता है हाइपरटेंशन। अब ये हाइपरटेंशन जैसे हमने पेशेंट का सबसे पहला जो सिम्पटम है क्वेश्चन में हाइपरटेंशन ही दिया हुआ है। पेशेंट का बीपी है 210/120। ठीक है? तो अब इस हाइपरटेंशन क्योंकि बीपी इंक्रीज़ हुआ है तो ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन था। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? पीएनएस ट्राइज़ टू ओ ट्राइज़ टू कॉम्पेंसेट, वो बीपी कम करने की कोशिश करेगा। अब वो बीपी कम करने की कोशिश कैसे करता है? अ, ब्रेडिकार्डिया कॉज़ करेगा, है ना? स्वेटिंग कॉज़ करेगा एंड फ्लशिंग कॉज़ करेगा। तो ये सब रिस्पॉन्स है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इन रिस्पॉन्स टू हाइपरटेंशन। ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारी आपको जो हमारे क्वेश्चन में सिम्पटम्स दिया हुआ था वो आपको दिख रहा होगा। हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड स्वेटिंग। तो इस जो पूरी ये बहुत ही एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है जिसका नाम है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। तो ये पूरी कंडीशन को हम ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया की पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। अगर इंजरी लेवल पे जो भी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुआ है, उसके नीचे किसी भी ऑर्गन से इरिटेटिंग स्टिमुलस आ रहा है, जो कि 85% केसेज़ में डिस्टेंडेड ब्लैडर या ऑब्स्ट्रक्टेड फॉलीज़ होता है। तो उसके कारण ये जो मैसेज आता है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है। अब ये स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजना है ब्रेन को, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का जो कम्युनिकेशन है, वो अब है नहीं। सो
हमारा जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और अगर हम इस स्टिमुलस को जल्दी से हटा नहीं रहे हैं, तो हमारा जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है, ये ओवर रिएक्ट करता है और ऑल ओवर द बॉडी मैसिव वैसोकंस्ट्रिक्शंस कॉज़ करता है, जो हाइपरटेंशन को लीड करता है। अब इस हाइपरटेंशन को कम करने के लिए हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो कॉम्पेंसेट करने के लिए हमारी बॉडी में वाइडस्प्रेड ब्रैडिकार्डिया, स्वेटिंग और फ्लशिंग कॉज़ करता है। इस पूरे जो प्रोसेस या पैथोफिज़ियोलॉजी है, इसको कहा जाता है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। सो हम क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। अ पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज एक्सपीरियंसिंग हाइपरटेंशन, हेडेक, स्वेटिंग अबव द इंजरी लेवल, व्हाट इज द नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन? हम हमारा ऑप्शन है एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन इमीडिएटली। अब ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देना तो चाहिए, क्योंकि बीपी बहुत इंक्रीज है, लेकिन इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन रहता है, वो काफ़ी डिलेड भी हो सकता है। मीन्स तुरंत कम नहीं भी हो तो बहुत सीवियर मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। सो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन देना तो चाहिए, लेकिन ये प्रायोरिटी एक्शन यहाँ इन दिस केस नहीं बैठता है। सेकंड इज़ परफॉर्म इमीडिएट डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। देखिए, अगर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन ऐसे इतने हाई बीपी में और इतने सारे जो सीरियस कंडीशन में आप कर कर रहे हैं, अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। अगर वैलिड रीज़न है, तो इट विल एक्ट एज़ इरिटेटिंग स्टिमुलस, जो कि ये वाली कंडीशन को और सीरियस बना सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी, दिस इज़ नॉट अ प्रायोरिटी एक्शन। थर्ड इज़ प्लेस पेशेंट इन सुपाइन पोज़िशन विद लेग्स एलिवेटेड। अगर आप यहाँ पर ऐसी पोज़ीशन देंगे पेशेंट को, ठीक है? यहाँ पर सुपाइन पोज़ीशन है और लेग्स एलिवेटेड है। ये लेग्स एलिवेटेड कब किए जाते हैं? जब बीपी डाउन हो, मीन्स इन केस ऑफ शॉक, ठीक है? ये क्योंकि ये पोज़ीशन इंक्रीज़ करता है बीपी को। अब यहाँ पेशेंट का ऑलरेडी बीपी इंक्रीज़्ड है, तो दिस पोज़ीशन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो ये तो प्रायोरिटी एक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है? एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ चेक फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन एंड किंग्ड यूरिनरी कैथेटर। तो हमने जैसे बताया कि ये 85% केसेज़ में जो ऑटोनोमस डिस्रेप्टेक्सिया के पेशेंट हैं, उनमें से जो एब्नॉक्सियस स्टिमुलस आता है, वो ब्लैडर डिस्टेंशन या ऑब्स्ट्रक्टेड फॉलेस कैथेटर से ही आता है। तो हमारा सबसे पहले जो नर्सिंग एक्शन होगा, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, इस चीज़ को, इस स्टिमुलस को दूर करना ही होगा। स्टिमुलस, रिमूव स्टिमुलस, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन होना चाहिए हमारा। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी एक्शन में आप एंटी हाइपरटेंसिव या फिर सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट दे सकते हैं।